हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी कोटा। आज का टॉपिक है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि एटॉमिक मास जो है वो कैसे कैलकुलेट किया गया। एटॉमिक मास को हमने कैसे एक दूसरे के टर्म में, सिंपल टर्म में एक्सप्लेन किया। एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास इज बेसिकली मास ऑफ वन एटम। एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मास इज मास ऑफ वन एटम। लेकिन क्या हम एक एटम का मास कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर हमें पता है कि एटम बहुत छोटे होते हैं तो एक एटम का मास कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होगा। हम एक एटम को इंडिविजुअली ऑब्टेन नहीं कर सकते, तो उसका मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसके लिए साइंटिफिक डेवलपमेंट के साथ एक मेथड डेवलप हुआ, इट इज नोन एज मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमने एलिमेंट्स के मास जो हैं, एक एलिमेंट के रिस्पेक्ट में दूसरे का मास, हमने रिलेटिव मास कैलकुलेट किया। हमने क्या कैलकुलेट किया? वी कैलकुलेटेड रिलेटिव मास। रिलेटिव मास मतलब एक एलिमेंट के मास के कंपैरिजन में दूसरे एलिमेंट का मास। तो अगर आपको रिलेटिव मास मेजर करना है तो आपके पास एक फंडामेंटल यूनिट होनी चाहिए। आपको कोई भी चीज रिलेट करनी है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले आपको एक यूनिट चाहिए। तो क्योंकि हाइड्रोजन के एटम जो है सबसे छोटा होता है, हाइड्रोजन इज लाइटेस्ट एटम, तो हमने इसके मास को कितना मान लिया? इट्स मास इज कंसीडर्ड एज 1। आगे कोई यूनिट रिक्वायर्ड थी तो हमने इसमें क्या ऐड कर दिया? 1 AMU। इसके मास को हमने कितना मान लिया? 1 AMU। और सारे एटम के मास जो है वो इसके टर्म में डिफाइन कर दिए। 1961 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री ने हाइड्रोजन की जगह इसे रिप्लेस कर दिया कार्बन एटम से। हमने कार्बन एटम को स्टैंडर्ड एटम अज्यूम कर लिया। कार्बन का 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल्स टू 1 AMU। तो हमने इसे रिप्लेस क्यों किया? हाइड्रोजन के मास को कार्बन के मास से रिप्लेस क्यों किया? क्योंकि कार्बन का जो आइसोटोप है, कार्बन जो है इसका आइसोटोप होता है जिसका मास कितना होता है? 12। इसे हम सिंपल टर्म में C12 लिख लेते हैं। C12 इज मोस्ट स्टेबल आइसोटोप। इट इज मोस्ट स्टेबल आइसोटोप। तो हमने जो भी मास थे वो किसके टर्म में डिफाइन कर दिए? दे वर डिफाइंड इन द टर्म ऑफ कार्बन। तो 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू 1 AMU। और इसके रिलेटिव में हमने सारे मासेस जो है वो कैलकुलेट कर लिए। नाउ जब हमने हाइड्रोजन का मास कैलकुलेट किया, तो हाइड्रोजन का मास अगर हम कार्बन के 1/12 को 1 AMU अज्यूम करें तो हाइड्रोजन का मास कितना आता है हमारे पास? हाइड्रोजन का मास आता है 1.008 AMU। हाइड्रोजन का मास कितना है हमारे पास? हाइड्रोजन का मास आया 1.008 AMU। तो हमें अगर ये मास कैलकुलेट करना है, ये रिलेटिव मास, ये क्या है? ये रिलेटिव मास है। लेकिन हमसे पूछे कि इसका एब्सोल्यूट मास कितना है। एब्सोल्यूट मतलब इसका मास अगर हमसे पूछे ग्राम में कन्वर्ट करके बताओ या किलोग्राम में कन्वर्ट करके बताओ, तो हम क्या बताएंगे? इसका एक्चुअल मास कितना है। एक्चुअल मास कैलकुलेशन के लिए जब हमने कार्बन का 1/12 लिया तो पता चला कि ये मास कितना है? 1 AMU इज इक्वल्स टू मास ऑफ 1 प्रोटॉन। 1 AMU किसके इक्वल है? 1 AMU इज इक्वल टू मास ऑफ 1 प्रोटॉन। और एक प्रोटॉन का मास कितना होता है? मास ऑफ 1 प्रोटॉन इज 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। Being more accurate, we can add 1.672 into 10 to the power -27। ये मास है 1 प्रोटॉन का। अगर एक प्रोटॉन का मास पता है तो हम इसे यूज करके किसी और एटम का मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बिफोर दैट हम कुछ बेसिक टर्म समझ लेते हैं। सबसे पहला टर्म जो हमें स्टडी करना है वो है एटॉमिक नंबर। सबसे पहले हमें जो टर्म स्टडी करना है वो है एटॉमिक नंबर। आपने क्लास 9th में से पढ़ा होगा। एटॉमिक नंबर जो है अगर इसे डिफाइन करने की बात करें तो इसे लिखते हैं बाय लेटर Z। एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी एटम। नंबर प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी न्यूट्रल एटम, इसे हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के बाद एक और टर्म आता है, इसे हम बोलते हैं मास नंबर। इसे हम क्या बोलेंगे? इट इज डिफाइंड एज मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय A। कंफ्यूज मत होइएगा, एटॉमिक नंबर मास नंबर में एटॉमिक नंबर Z से रिप्रेजेंट करते हैं, मास नंबर A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मास नंबर इज नंबर ऑफ
protons plus number of neutrons, number of protons plus number of neutrons, that is number of n plus p. n क्या है? न्यूट्रॉन्स हैं, p प्रोटॉन्स हैं, n प्लस p का सम क्या होता है? मास नंबर. और इट इज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स. न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? दोज पार्टिकल्स विच एग्जिस्ट विच इज फाउंड इन न्यूक्लियस, दे आर नोन एज न्यूक्लियॉन्स. एटॉमिक नंबर डिफाइन किया हमने z, मास नंबर डिफाइन किया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन. तो अगर हम प्रोटॉन के मास की बात करें तो प्रोटॉन का मास कितना है? 1.672 इंटू 10 टू द पावर -27 kg. न्यूट्रॉन के मास की बात करें तो 1.674 इंटू 10 टू द पावर -27 kg. और इलेक्ट्रॉन के मास की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg. तो अगर हम प्रोटॉन के मास को इलेक्ट्रॉन के मास से कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि प्रोटॉन का मास क्या है? ज्यादा है. इट इज 10 टू द पावर -27. पावर माइनस में होती है तो वैल्यू डिक्रीज करती है. इसका मतलब -31 जो है वो कम है एज कंपेयर टू -27. सो इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से अगर कंपेयर करें तो मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 1/1836 टाइम मास ऑफ वन प्रोटॉन. मतलब एक प्रोटॉन जो है वो 1836 टाइम हैवी होता है इलेक्ट्रॉन से. एटॉमिक मास कैलकुलेशन में हम इलेक्ट्रॉन के मास को निगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन का मास क्या करेंगे? निगलेक्ट कर देंगे. तो आपका जो भी मास होगा, मास ऑफ एटम किस पर डिपेंड करेगा? मास ऑफ एटम डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. आपका एटम का मास किस पर डिपेंड करेगा? इट विल डिपेंड ऑन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास ए या मास नंबर ए. तो आपका मास ऑफ एटम क्या हो जाएगा? इट विल बी डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. दैट मींस इट विल डिपेंड अपॉन मास नंबर ऑफ एटम्स. तो अगर मास ऑफ कार्बन की बात करें तो मास ऑफ कार्बन क्या होगा? मास ऑफ कार्बन विल बी इक्वल टू मास ऑफ 6 प्रोटॉन्स एंड मास ऑफ 6 न्यूट्रॉन्स. हम प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन और अब कार्बन की मास की बात करें तो कार्बन का मास डिपेंड किस पे करेगा? कार्बन का मास डिपेंड करेगा मास ऑफ 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स. सो वी कैन से दैट मास ऑफ प्रोटॉन इज नियरली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन. प्रोटॉन का मास कितना था? मास ऑफ प्रोटॉन था 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg. न्यूट्रॉन का मास कितना है? 1.67 इंटू 10 टू पावर -27 kg. डिफरेंस कहाँ आता है? इसके आगे जो नेक्स्ट टर्म नेक्स्ट नंबर होगा, यहाँ प्रोटॉन के लिए 2 होता है और न्यूट्रॉन के लिए 4 होता है. लेकिन हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो डेसिमल के 2 प्लेसेस तक करते हैं. तो डेसिमल के 2 प्लेसेस तक प्रोटॉन भी उतने ही हैं और न्यूट्रॉन भी उतने ही हैं. तो हम कह सकते हैं दोनों के मास क्या हैं? इक्वल हैं. सो अगर दोनों के मास इक्वल हैं दैट मीन्स हम इसे क्या लिख सकते हैं? इट इज रिटन एज 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 इंटू 6 प्लस 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 इंटू 6. अगर दोनों में से 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा आपके पास? ब्रैकेट में अगर बचेगा 6 प्लस 6, ब्रैकेट में क्या बचा हमारे पास? ब्रैकेट में बचा हमारे पास 6 प्लस 6 दैट इज 12. और 12 क्या है यहाँ पर? 12 कार्बन के लिए एटॉमिक मास है या मास नंबर है. मल्टीप्लाई कर लीजिए. मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू आएगी 2.004 इंटू 10 टू द पावर -26 kg. तो किसी भी एटम का मास कैलकुलेट करना है तो मास ऑफ एटम क्या हो जाएगा? मास ऑफ एटम इज इक्वल्स टू ए. ए इज मास नंबर इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg. ये है, दिस इज मास ऑफ वन एटम. इसे याद रखिएगा, ये आपके काम आएगा. तो मास ऑफ वन एटम कितना हो गया? मास ऑफ वन एटम इज मास नंबर इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27. ये तो केजी में है, लेकिन हम अगर सारे एटम्स के ऐसे मास निकालेंगे तो वैल्यूज जो है बहुत ऑड आएंगी. वो वैल्यूज हम याद नहीं रख सकते. तो हमने क्या किया? हमने रिलेटिव मास निकालना कैलकुलेट किया. रिलेटिव मास क्या होता है? एक एटम के रिस्पेक्ट में दूसरे एटम का मास.
एक एटम के रिस्पेक्ट में दूसरे एटम का मास, और हमने कहा था कि मास ऑफ वन प्रोटॉन, मास ऑफ वन प्रोटॉन को हमने कितना मान लिया, मास ऑफ वन प्रोटॉन इज इक्वल टू 1 AMU, mass of one proton is equals to 1 AMU, so it is A into mass of one proton। तो हम कितना लिख सकते हैं, it can be written as A into 1 AMU। तो अगर हम किसी भी एटम का रिलेटिव मास कैलकुलेट करना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें उसका मास नंबर लिखना पड़ेगा, मास नंबर, और आगे उसके आगे हम क्या यूज कर देंगे, उसके आगे यूनिट लगा देंगे एक AMU। तो क्या हो जाएगा, ये आपका मास आ जाएगा, रिलेटिव मास, मास ऑफ वन एटम विद रिस्पेक्ट टू अदर। इसकी यूनिट क्या है, ये कहां से आया AMU, हमने ऊपर डिफाइन किया है, 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम। कार्बन का एक एटम ले लीजिए जिसका मास नंबर कितना है 12, इसके अगर हम 12 पार्ट ले लें तो 1 पार्ट का मास कितना होगा, मास ऑफ 1 पार्ट इज इक्वल्स टू 1 AMU। सो हम AMU में मास जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा, मास ऑफ ऑक्सीजन, अगर हम मास ऑफ ऑक्सीजन रिलेटिव मास के टर्म में लिखें, रिलेटिव मास के टर्म में मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा, हम सीधा प्रोटॉन कितने हैं ऑक्सीजन में 8, न्यूट्रॉन है 8, मास नंबर कितना आ गया, मास नंबर 16, और आगे यूनिट लगा देंगे AMU। AMU क्या है, AMU था एटॉमिक मास यूनिट, AMU इज एटॉमिक मास यूनिट। बाद में हमने इसे शिफ्ट कर दिया, एटॉमिक मास यूनिट की जगह हम सिर्फ U लिखते हैं, अब इट इज नोन एज यूनिफाइड मास। तो अगर हमें ऑक्सीजन का मास लिखना होगा तो मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16U। तो हम किसी भी एटम के लिए अगर मास लिखना है, सपोज कैल्शियम का मास लिखना है, तो हमें क्या लिखना है, सिर्फ उसका मास नंबर लिखना है। कैल्शियम का मास नंबर 40, आगे U लगा दीजिए, इट इज 40U, ये मास है कैल्शियम एटम का। सल्फर के लिए 32 मास नंबर है, तब U लगा दीजिए 32U, ये सल्फर का मास हो गया। अगर हमें फास्फोरस का मास लिखना है तो उसके लिए 31U लगा दीजिए, 31U, ये फास्फोरस का मास हो गया। वैसे अगर नाइट्रोजन का मास लिखना है तो नाइट्रोजन का मास कितना हो जाएगा, 14U। तो रिलेटिव मासेस के कंपेयर, रिलेटिव मासेस में एटम का मास रिप्रेजेंट करना जो है वो बहुत ईजी हो गया। पहले क्या था, पहले मास जो है बहुत रैंडम आते थे, क्योंकि हमें ये वैल्यू 14 को मल्टीप्लाई करना पड़ता था प्रोटॉन के मास से। तो जो एब्सोल्यूट मास होते हैं वो ग्राम में आते हैं या किलोग्राम में आते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम 1U की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। 1U इज इक्वल्स टू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। अगर आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1U की जगह तो आपको यही सेम मास मिल जाएगा ग्राम में या किलोग्राम में। रिलेटिव मास में क्या करना है, रिलेटिव मास कैलकुलेशन में बस आप मास नंबर लिखिए और आगे U लगा दीजिए। ओके, अब हम पढ़ेंगे एवरेज एटॉमिक मास। कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जिनका मास जो है वो डायरेक्टली 16, 14, 18 ऐसे नहीं आता। इनका एग्जांपल है क्लोरीन। क्लोरीन का मास जो है हमने कैलकुलेट किया तो कितना आया, क्लोरीन का मास था 35.5। लेकिन क्लोरीन का मास 35.5 क्यों है, जब अगर हमें मास कैलकुलेट करना है तो मास क्या लिखते हैं, मास इज इक्वल्स टू मास नंबर A इंटू AMU लिख देते हैं। तो या तो फिर 35 हो सकता है या 36 हो सकता है मास। 35.5 कैसे हुआ, तो इसका रीजन जो है, इसका रीजन है आइसोटोप्स। आइसोटोप क्या होते हैं, आपने शायद क्लास 9 पढ़ा होगा। आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। आइसोटोप्स क्या है, दो एटम्स ऐसे हों जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम, दो एटम जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन उनमें न्यूट्रॉन्स के जो नंबर्स हैं वो डिफरेंट हो। अगर दो एटम में डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं देन दे आर नोन एज आइसोटोप्स गिवन दैट दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। फॉर एग्जांपल हम कार्बन की बात करें तो कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं। कार्बन एक का मास 12 होता है, सेकंड का मास 13 होता है और थर्ड वाले का 14 होता है। तो कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं। इन आइसोटोप्स की वजह से एवरेज मास क्या है, चेंज हो जाता है। तो जब हमने एवरेज मास कैलकुलेट किया या आइसोटोप की बात की तो यहां पर हमने क्लोरीन का देखा क्या है, 2 आइसोटोप्स है। एक का मास 35 है, दूसरे का मास 37 है। अगर हम दोनों को स्टडी करें तो हमने देखा 35 वाले में क्या है, 17 इलेक्ट्रॉन्स है, 17 प्रोटॉन्स है। न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। न्यूट्रॉन्स कितने आ गए, वी हैव 18 न्यूट्रॉन्स, क्योंकि मास नंबर क्या होता है, मास नंबर इज इक्वल्स टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, 35 माइनस 17 दैट इज 18 आ गए। इस केस में हमने देखा था न्यूट्रॉन कितने हैं, 20 है।
तो हमने यहाँ पर एवरेज मास कैलकुलेट किया। एवरेज मास कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है। एवरेज मास कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर आपको मास का एवरेज रिक्वायर्ड है तो हम क्या लिखेंगे, m ऊपर एवरेज का साइन लगा देते हैं, इट इज इक्वल्स टू m1p1 प्लस m2p2 प्लस m3p3 अप टू जितने आइटम्स का निकालना है, डिवाइडेड बाय, इसे किससे डिवाइड करेंगे, जैसे डिवाइड बाय 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि टोटल परसेंटेज का सम कितना होगा, परसेंटेज अवेलेबिलिटी टोटल कितनी होती है, 100 होती है, इसलिए ये कितना आ गया, यहाँ पर भी देखिए 75 एंड 25 टोटल कितना है 100। तो ये कितना है एवरेज मास, m1p1 प्लस m2p2 प्लस m3p3 अप टू जितने ऐसे आइसोटोप्स हैं डिवाइड बाय 100। यहाँ हम एवरेज मास कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हमने क्लोरीन के लिए एवरेज मास कैलकुलेट किया तो क्लोरीन का कितना आया, क्लोरीन का एक आइसोटोप जो है उसकी परसेंटेज अवेलेबिलिटी P1 कितना 75, ये कितना 35, डिवाइडेड बाय, डिवाइड कैसे करना, टोटल 100 से, प्लस सेकंड आइसोटोप कितना है 37 और इसका परसेंटेज अवेलेबिलिटी कितना है 25। जब हमने इसे कैलकुलेट किया, दोनों में से 25 कॉमन ले लीजिए, 25 कॉमन लेने के बाद आपके पास बचेगा 3 इंटू 35 प्लस 37 अपॉन 100, 1/4, इसे ऐड किया तो यह आपके पास 142/4 दैट इज 35.5। तो यहाँ 35.5 AMU लिखा हुआ है, ये क्या है, ये है एवरेज मास। ओके, आपको वीडियो कैसा लगा हमें बताइए, आपके जो डाउट है हमारे साथ शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो पर लाइक कीजिए। थैंक यू।